जय हिंद एवरीवन। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपका यूपीएससी का मेंस एग्जाम में पूछा गया है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब पूछा गया है तो 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए और समझाने का काम मेरा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों के विभिन्न व्याख्याओं का विवेचना कीजिए। अशोक के धम्म के बारे में एक क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, उसको हम बता चुके हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। यही इसी क्या बोलते हैं, इसी चैनल में मिलेगा। तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों के विभिन्न व्याख्याओं की विवेचना की। बहुत सारे इतिहासकार हुए, अशोक के धम्म के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके बारे में आप लोग को विवेचना करना है। क्या उसके धम्म विजय के सिद्धांत में मौर्य साम्राज्य को सैन्य दृष्टि से दुर्बल बना पड़ा? जो अशोक ने धम्म विजय अपना लिया या फिर धर्म सिद्धांत को अपना लिया, उससे मौर्य साम्राज्य के सेना थे उसमें क्या दुर्बल प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग को बताना है। देखो क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है, तो यह क्वेश्चन दो हिस्सों में क्या है ना बटा हुआ है। यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, कि इतिहासकारों ने सम्राट अशोक के धर्म को किस तरह से समझा है। इतिहासकारों ने किस तरह से समझाया है अशोक के धम्म के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में इतिहासकार का क्या कहना है, इसके बारे में आपको बताना है। और क्या बताना है कि धम्म का स्वरूप क्या है भाई, अशोका का धम्म है क्या, इसके बारे में बताना है। क्या यह सिर्फ बौद्धिक धर्म है या फिर बौद्ध धर्म था, या एक व्यापक नैतिक नीति था, आपको बताना है, चर्चा करना है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि क्या धम्म विजय के कारण यानी युद्ध की नीति को हटाकर नैतिक और धार्मिक जीत यानी नैतिक और धार्मिक चीजें अपना लिया अशोक, और इसके माध्यम से क्या मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, इसको आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम लोग आंसर में जाते हैं। तो वही इसमें हम लोग को अशोक के धम्म के बारे में थोड़ा सा अच्छा बातें बता देना है। धम्म को जैसे अपना लिया है, मौज मोड़े मुड़ा लिया था, ऐसे कुछ बता देना है। तो वही चीज लिख के लाया है कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 268 बीसी में। कब तक चला था भाई, तो चला था आपका 232 बीसी तक। तो सम्राट अशोक जो इतना से इतना तक शासन किया, मौर्य काल के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा आ गया आपका सम्राट अशोक, जिन्होंने सम्राट की नींव डाली। तो मौर्य काल के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक था। कलिंग युद्ध के उपरांत या फिर कलिंग युद्ध के बाद या फिर कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने युद्ध की हिंसा से विकृत प्राप्त करी, यानी आसान भाषा में अगर समझे तो युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति अपनाई, जो उनके शिलालेखों, स्तंभों और अभिलेखों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रचलित होती है, यानी स्पष्ट रूप से हम लोग को जानकारी मिलती है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अशोक के धम्म के विभिन्न व्याख्याएं। अशोक के धम्म के बारे में एक क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अशोक के धम्म की विभिन्न व्याख्याएं। बहुत सारे इतिहासकार बहुत चीजें बताए हैं भाई। तो अशोक का धम्म नीति था क्या? देखो, नैतिक सामाजिक संहिता क्या था, तो नैतिक सामाजिक संहिता कौन बता रहा है, तो रोमिला थापर जी एक इतिहासकार है, ये बता रहे हैं कि थापर के अनुसार, थापर नहीं, थापर इसका कास्ट है, इसका क्या है, कास्ट है। जैसे मेरा है, क्या है भाई, क्या है बताएंगे। चलो, थापर के अनुसार धम्म किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि विधिक, धार्मिक और सामाजिक समूह के बीच समरसता स्थापित करने की एक नीति थी। इनमें करुणा, अहिंसा, सत्य, वृद्धजनों का सम्मान यानी बूढ़े जनों का सम्मान और प्रजाजनों की सेवा जैसी बातें भी शामिल थी। ये आपका रमीला थप्पड़ जी बता रही है। क्या था, तो नैतिक सामाजिक संहिता था। संहिता मतलब नियम कानून। तो नैतिक मतलब ऐसा चीज या फिर ऐसी चीजें जो समाज में एक्सेप्टेबल है। उसके बाद राजनीतिक संबंध। डी एन झा बताते हैं कि ये अशोक का धम्म नीति जो था, ये एक राजनीतिक साधन था। डी एन झा बता रहे हैं कि झा का मानना है कि धम्म
अशोक की एक राजनीतिक राजनीतिक रणनीति थी जिसे वह बहुजातीय एवं बहुजातीय साम्राज्य को नैतिक अनुशासन के माध्यम से स्थिर कर सके। उसके बाद बौद्ध मूल पर आधारित नैतिकता, ये कौन बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं आपका राधा मुकुंद मुखर्जी। राधा मुकुंद मुखर्जी बता रहे हैं कि अशोक का धर्म जो था वो बौद्ध मूल पर आधारित था और उस पर आधारित क्या था? तो नैतिकता। किनका कहना है भाई? तो राधा मुकुंद मुखर्जी। ये कौन है? तो एक इतिहासकार है। देखो ये कुछ थप्पड़ जी कुछ और बता रही है, DN झा जी कुछ और बता रहे हैं, उसी तरह राधा मुकुंद जी कुछ और बता रहे हैं। तो राधा मुकुंद जी द्वारा बताया गया है कि इन्होंने धर्म को बौद्ध धर्म पर आधारित बताया है जिसमें बौद्ध उद्देश्यों का सरलीकृत रूप आम जनता के लिए प्रस्तुत किया गया है। जो बौद्ध धर्म का सरलीकृत किया गया है और आम जनता तक पहुंचाया गया। चलो उसके बाद आती है आपका विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये कौन है? तो ये एक है आपका विदेश का इतिहासकार। ये पश्चिमी इतिहासकारों की दृष्टिकोण से, अब यहाँ पे तो पश्चिमी वही विदेश का है ना, तो ये उन्होंने अपने मत से लिखा है, वही है पश्चिमी इतिहासकारों का दृष्टिकोण क्या है उसको देखते हैं। तो पश्चिमी इतिहासकार में आता है आपका विलियम हॉकिंस, बहुत सारे लिखा है तो हम लोग 4 को लिखे हैं। तो विलियम हॉकिंस जी बताते हैं कि इनका मत था कि धर्म एक आदर्शवादी अवधारणा थी जो वास्तविक राजनीतिक और सैन्य आवश्यकताओं से दूर थी। समझ में आ गया? हम लोग का सबका मत देख लिए। अब देखते हैं कि क्या धर्म विजय के कारण मौर्य साम्राज्य की सैन्य दृष्टि क्या हुई? न कमजोर हुई। इसके पक्ष में कोई तर्क दिया है, कोई क्या दिया है? तो विपक्ष में तर्क दिया है। तो देखते हैं तर्क पक्ष में जो बोला है कि हाँ अशोक ने जब धर्म नीति को अपना लिया है तभी इसका सैन्य साम्राज्य जो है डाउन हो गया है, यानी कमजोर हो गया है। इसके पक्ष में तर्क दिया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद यानी कलिंग आक्रमण के बाद आक्रामक यानी युद्ध नीति का त्याग किया और धर्म विजय को प्राथमिकता दी यानी अपना लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखते हैं इसके परिणाम क्या हुआ भाई? तो परिणाम हुआ कि सीमावर्ती प्रदेश की सुरक्षा में ढिलाई आई यानी कमजोर हो गया। सीमावर्ती मतलब जो सीमा था उसके जो वहाँ के प्रदेश थे और वहाँ की जो सुरक्षा था उसमें क्या हुआ? ना कमजोर हो गई या फिर ढिलाई आई। सैन्य विस्तार की परंपरा रुक गई। जब हम युद्ध कर रहे थे क्षेत्र को विस्तार कर रहे थे, वो जो परंपरा चल रही थी वो रुक गई। उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा कमजोर हो गई। अब हम लोग को उत्तर पश्चिम की सेना क्या हो गया है? ना कमजोर हो गया है, जिससे बाद में यवन और शक आक्रमण आसान हो गया। अब देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क। इसके पक्ष में देखें कि हाँ अशोक ने जब धम्म नीति को अपना लिया है तब ये चीज हुई। अब बोल रहा है कि अशोक ने जब धम्म नीति को अपना लिया है तो क्या हुआ है? तो कोई भी सेना कमजोर नहीं हुई। उसी के विपक्ष में तर्क दिया है। तो धम्म ने प्रशासनिक शांति को बढ़ावा दिया। बता रहा है कि धम्म नीति जब अशोक ने अपना लिया तो भले ही यहाँ पे सेना वगैरह कमजोर हो गई, क्षेत्र विस्तार रुक गया, लेकिन सामाजिक शांति को बढ़ावा दिया। अच्छा बात बता रहा है भाई, क्या बता रहा है ना? सामाजिक शांति बढ़ावा दिया। अब समाज के लोग खुश हैं, अशोक से प्रेरित हैं, अशोक झगड़ा नहीं कर रहा है, इससे खुश हैं लोग, तो सामाजिक शांति को बढ़ावा मिला, जिससे प्रशासनिक एकता मजबूत हुई। अब अशोक के प्रति जो है जो डर था वो भी लोगों को खत्म हो गया। शिलालेखों में अशोक की सशस्त्र सेना बनाए रखने की पुष्टि मिलती है। वह धर्म का प्रचार राजनीतिक माध्यमों से भी करते थे, जैसे हो गया यूनानी शासक को दूत भेजना। उसके बाद साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण। अब देखते हैं साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। तो उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी का अयोग्यता, उत्तराधिकारी जो आए वो अयोग्य थे। सब लास्ट का सबसे उत्तराधिकारी आया बृहद्रथ, वो सबसे बकलोल था। वो क्या किया ना, अपने ही सेनापति को मुख्य बना लिया और मुख्यमंत्री जो सुंग था पुष्यमित्र सुंग नहीं था, चलो उसको हम याद नहीं आ रहा है, बता देंगे, माइंड से थोड़ा मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तराधिकारी का अयोग होना, फिर है प्रशासनिक का विकेंद्रीकरण, प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांट दिए थे, उससे कमजोर हुई है। आर्थिक बोझ और भू राजस्व की समस्याएं और कमजोर
उत्तराधिकारी, ये सब के कारण जो हुआ है न साम्राज्य का पतन हुआ। तो हम लोग विपक्ष का तर्क भी देख लिए, विपक्ष में तर्क देख लिए, पक्ष में तर्क देख लिए। उसके बाद और क्या देखें भाई, सम्राट अशोक का जो कब से कब कार्यकाल रहा, कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लिए। अब अशोक की धर्म की नीति के बारे में जो जो इतिहासकार का मानना था वो चीज देख लिए। अब हम लोग क्या पहुंच जाएंगे, तो निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में लिख देना है कि अशोक का धर्म एक नैतिक सामाजिक आदर्श था। अशोक का धर्म क्या था, एक नैतिक सामाजिक आदर्श था, ना कि केवल धार्मिक आंदोलन। अगर यदि केवल धार्मिक आंदोलन रहता तो अशोक बोलते कि हम बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो मेरी सारी प्रजा को, मेरी सारी जनता को भी बौद्ध धर्म अपनाना होगा। यह नीति तत्कालीन विविधतापूर्ण समाज में शांति और समरसता के लिए उपयुक्त थी। अब समाज में क्या आ गया है, शांति आ गया है और समरसता आ गया है, आपस में मिलजुलने की परंपरा आ गई। हालांकि धम्म विजय ने सैन्य दृष्टि से आक्रामकता को कम किया। अब अशोक की जो आक्रामकता था, किसी को जाके मार देता था। देखो एक बार हुआ था जम्मू कश्मीर में, एक बार हुआ था क्या बोलते हैं, विरोध हुआ था। तो उसके पापा गए थे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, तो बिंदुसार ने अपना बेटा को भेजा था सुसीम को, सुसीम हार गया। अशोक को भेजा, अशोक पूरा आक्रामकता के साथ सबको हरा दिया और फिर सब लोगों को मार दिया और वहां का विद्रोह को शांत कर दिया। तो वही आक्रामकता कम हो गई। लेकिन साम्राज्य की कमजोरी केवल इसी कारण नहीं थी, बल्कि यह कई आंतरिक और बाहरी कारणों का भी सम्मिलित परिणाम था। चलो समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।